हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 मई 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे पहली मेन हेडिंग ली गई है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछड़ों के प्रति ममता का अन्याय रंगे हाथों पकड़ा गया है। उन्होंने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो भेदभाव की नीति अपनाई गई है उसको लेकर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी को टारगेट किया है। उन्होंने बोला कि कुछ एक समुदाय को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने एक वर्ग को वंचित रखा। ऐसी कई बातें उन्होंने आरोप लगाया है, क्योंकि अब जानते हैं ये आरोप प्रत्यारोप का अंतिम चरण है, क्योंकि चुनाव का भी, लोकसभा चुनाव का भी ये अंतिम चरण अब होने वाला है 1 तारीख को। इसके मद्देनज़र ये आरोप प्रत्यारोप अब अंतिम दौर पर है। हालांकि ये एक इंटरव्यू है और इसमें उन्होंने सिर्फ ममता बनर्जी को यहाँ टारगेट नहीं किया है, उन्होंने इंडी गठबंधन को टारगेट किया है, यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया है, यहाँ पर वंशवाद को टारगेट किया है, और जो भ्रष्टाचार आज तक रहा कांग्रेस की सरकार में या पूर्ववर्ती सरकारों में, उन्होंने उसको यहाँ पर टारगेट किया है। आगे उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से जो मेरी सरकार है, यानी कि भाजपा की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो हर वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, चलती भी है। पाकिस्तान से डरती नहीं है, पाकिस्तान के एटम बम से नहीं डरती है, परमाणु बम से नहीं डरती है, और डिसीजन खुल कर लेती है। तो ये एक इंटरव्यू था, इसको डिस्कस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के अस्पताल में आग से 6 नवजातों की मौत हो गई है। राजधानी के विवेक विहार के बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में शनिवार रात लगी भीषण आग में झुलसकर 6 नवजातों की मौत हो गई। मार्च में ही अस्पताल का पंजीकरण खत्म हो गया था, दमकल की एनओसी भी नहीं थी। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल में घटना के बाद रेस्क्यू किए गए 12 में से 5 नवजातों को ईस्ट दिल्ली एडवांस NICU अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे के वक्त अस्पताल में 2 डॉक्टर, 6 नर्स और 1 सुरक्षाकर्मी मौजूद था। दो नवजातों की परवाह किए बिना अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हादसे के 12 घंटे बाद पुलिस ने अस्पताल संचालक डॉक्टर नवीन खींची व डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है। संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाना अति आवश्यक होता है। या तो पंजीकरण इन्होंने रिन्यू किया होता, या फिर जो अगर आग लग भी गई थी तो नवजातों को छोड़कर भागना ये इंसानियत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। राजकोट गेमिंग जोन में लगी आग मानव निर्मित आपदा, हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट की एक विशेष पीठ ने राजकोट के एक गेमिंग जोन में आग लगने की घटना का रविवार को स्वतः ही संज्ञान ले लिया और इसे प्रथम दृष्टता मानव निर्मित आपदा बताया है कि ये मानव द्वारा किया गया है। TRP गेमिंग जोन में एक दिन पहले भीषण आग लगने से 12 बच्चों के समेत 35 लोगों की जान चली गई थी। गेमिंग जोन के पास बुकिंग लाइसेंस तो था, लेकिन फायर NOC नहीं था। जस्टिस बीरेन वैष्णव और देवन देसाई की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे गेमिंग जोन और मनोरंजक सुविधाएं सक्षम अधिकारियों से आवश्यक मंजूरी के बिना बनाई गई हैं। खंडपीठ ने अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत और राजकोट नगर निगमों के अधिवक्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे सोमवार को उसके समक्ष उपस्थित होकर बताएं कि कानून के किन प्रावधानों के तहत अधिकारियों ने इन इकाइयों को अपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया था या संचालित होने दिया जा रहा था। नेक्स्ट न्यूज़ स्पोर्ट्स की है। KKR ने तीसरी बार जीती IPL ट्रॉफी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई के चेपक स्टेडियम में रविवार को खेले गए IPL के फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। तीसरी बार IPL की ट्रॉफी जीत ली है। इसके साथ ही कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर की जुगलबंदी भी KKR के लिए काम आई है। मुंबई इंडियंस के बाद IPL की 3 ट्रॉफी जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले टीम ने 2012 और 2014 में खिताब जीता था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अब तक हुए फाइनल का सबसे न्यूनतम स्कोर 113 रन बनाया था, जिसको KKR ने हासिल कर लिया है।
ऑरेंज कैप यानी कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज या रन का खिताब मिला है विराट कोहली को। पर्पल कैप यानी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का खिताब मिला है हर्षद पटेल को। शेयर बाजार के ऑनलाइन एक्सपर्ट कर सकते हैं साइबर ठगी। व्हाट्सएप समेत इंटरनेट मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शेयर बाजार के विशेषज्ञ बड़ी संख्या में सक्रिय हैं, जो हर दिन निवेशकों को बेहतर रिटर्न का टिप्स देते नजर आते हैं। इन विशेषज्ञों से सावधान रहने की जरूरत है, ये साइबर ठग भी हो सकते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C पर साइबर ठगी की मिल रही शिकायतों में बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न का झांसा देकर होने वाली ठगी की है। समस्या यह है कि इसे रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर तंत्र विकसित नहीं हो पाया है। भारतीय रिजर्व बैंक जहां इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दे रहा है, वहीं शेयर बाजार के एक्सपर्ट्स के लिए नई गाइडलाइन लाने पर विचार कर रहा है, जिसमें एक्सपर्ट के पंजीकरण भी शामिल हैं। I4C के CEO राजेश कुमार के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया के देश कंबोडिया, लाओस और म्यांमार में सक्रिय संगठित साइबर ठगों के गिरोह शेयर बाजार के एक्सपर्ट होने का झांसा देकर लोगों को निवेश के लिए बरगलाने और शुरुआत में उन्हें लाभ होता दिखाते भी हैं। शेयर बाजार के बारे में इन साइबर ठगों की जानकारी को देखते हुए लोग आसानी से उनकी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को इसमें लालच में फंसकर गंवा देते हैं। जब तक निवेशक को ठगी का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। निवेश का जो पैसा है वो बैंकिंग चैनल से बाहर जा चुका होता है। इसे क्रिप्टो करेंसी या फिर हवाला के जरिए साइबर ठग दूसरे देश में पहुंचा चुके होते हैं। यही कारण है कि शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के मामले में रिकवरी की संभावना बहुत कम रह जाती है। एजेंसियां उतनी ही रकम फ्रीज कर पाती हैं जितना कि बैंकिंग चैनल में उपस्थित है या फिर बाहर नहीं जा पाया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच एक असामान्य घटना देखने को मिली जब सेना प्रमुख को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। वे 31 मई को रिटायर हो रहे थे। रिटायरमेंट सेरेमनी भी हो चुकी थी इनकी, लेकिन आदेश आया कि इन्हें 30 जून तक का सेवा विस्तार दिया जा रहा है। ऐसा नियम मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सेना नियम 1954 के 16A4 के तहत दिया है। इससे पहले भी एक विस्तार दिया गया था 8वें दशक में, जब जनरल जीजी बेऊर को सेवा विस्तार दिया गया था और वो पहला मौका था जब उनको 1 साल का विस्तार दिया गया था और वो विस्तार दिया था उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। अगर हम सीनियरिटी की बात करें कि इनके बाद कौन बनेगा, तो वर्तमान में थल सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवा दे रहे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल पांडे के बाद वरिष्ठतम अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हैं, जो सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर हैं। लोकसभा के चुनाव के छठे चरण में अब तक 63.36% मतदान। अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए आंकड़े दिए गए हैं कि पहला जो चरण था उसमें 66.14% मतदान हुआ था, दूसरे में 66.71, तीसरे में 65.68, चौथे में 69.16, पाँचवें में 62.2 और छठे में 63.36% मतदान हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि समृद्ध और सशक्त भारत की रूपरेखा। देखिए, व्यापक सुधारों, समावेशी वृद्धि और जनसांख्यिकी एवं आर्थिकी संभावनाओं का लाभ उठाकर समृद्ध विकसित राष्ट्र का सपना साकार किया जा सकता है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है विवेक देवराय द्वारा, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाह परिषद के प्रमुख हैं, और आदित्य सिन्हा द्वारा, जो परिषद में OSD अनुसंधान है। देखिए, भारत की आज़ादी को 2047 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस पड़ाव तक पहुंचने से पहले देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की पूर्ति के प्रयासों के लिए इस अवधि को अमृत काल का नाम दिया गया है।
क्योंकि किसी भी राष्ट्र के विकास या विकसित होने की एक प्राथमिक कसौटी उसकी आर्थिक प्रगति से निर्धारित होती है। तो इस पैमाने पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की दिशा पर दृष्टि डालनी होगी। वर्ष 2024 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग $2700, तो प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति क्षमता यानी कि पीपीपी आय करीब $10,120 है। भारत का जीडीपी कुल 3.9 ट्रिलियन यानी कि लाख करोड़ डॉलर है, करीब $14.6 ट्रिलियन भी है। ये आंकड़े भारत के व्यापक आर्थिक प्रभाव को रेखांकित करते हैं। देश की आर्थिक वृद्धि की गति के हिसाब से 2047 तक प्रति व्यक्ति आय कम से कम $10,000 और आर्थिकी का आकार $20 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा सकता है। विकसित भारत के अपेक्षित लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में कुछ रणनीति आवश्यक लग रही है। इसमें सर्वप्रथम वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को सुसंगत बनाना होगा। इसमें पेट्रोलियम और रियल एस्टेट जैसे उन क्षेत्रों को भी जोड़ना होगा जो अभी तक इसमें शामिल नहीं हैं। इससे सक्षमता का स्तर और बढ़ेगा। इसके साथ जीएसटी को 6, 12 और 18% की 3 श्रेणियों में विभाजित करने से अनुपालन लागत और विवाद घटेंगे। रियायतों को समाप्त कर निजी एवं कारपोरेट करों को सरल बनाया जाएगा, जिससे समानता का स्तर बढ़ने के साथ ही मुकदमेबाजी घटेगी और पारदर्शिता की व्यवस्था बनेगी। आर्थिक वृद्धि की गति बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र के निवेश में निरंतरता आवश्यक है। वर्ष 2024 तक भारत में सकल नियत पूंजी निर्माण करीब 28% के स्तर पर है। देश में उत्पादकता वृद्धि की दर 5% है, जबकि जनसांख्यिकी लाभांश के चलते बड़ी कामकाजी आबादी में भारी वृद्धि की संभावना और जगती है। चूँकि भारत में शहरीकरण 34% की दर से बढ़ रहा है, तो सक्षम नगरीय निकाय शासन बहुत आवश्यक हो जाता है। इस दिशा में डिजिटल सर्वे के माध्यम से भू रिकॉर्ड का आधुनिकीकरण पारदर्शी बनाने के साथ ही विवादों को घटाएगा। भू उपयोग की सुसंगत नीतियां बेहतर विकास की आधारशिला रखेंगी। इसलिए स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण समावेशी वृद्धि के लिए अपरिहार्य है। स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता और विकेंद्रीकरण बढ़ाने से जिम्मेदार एवं जवाबदेह शासन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं में सुधार से संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित होने के साथ ही बड़े पैमाने पर हो रहे शहरी पलायन के बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जजों की छुट्टियों पर बेजा बहस। सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। अब जुलाई में फिर से कोर्ट खुलेगा। अधिकांश हाई कोर्ट एवं ट्रायल कोर्ट यानी कि जिला अदालतों में भी गर्मी की छुट्टियां की वजह से बंद रहेंगे और जून में ओपन होंगे। वहीं ठंडी वाले राज्यों में सर्दी की छुट्टियां दिसंबर या जनवरी में होती हैं। ऐसा नहीं है कि छुट्टियों से कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है। इसके लिए वेकेशन बेंच बनाई जाती है। यह बेंच त्वरित मामलों की सुनवाई करती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवर्ष औसतन 193 कार्य दिवस हैं, जबकि उच्च न्यायालयों में 210 दिन और जिला अदालतों में 245 दिन कार्य दिवस हैं। भारत उन देशों में है जहां न्यायपालिका साल में सबसे ज़्यादा दिन काम करती है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर और ब्रिटेन में शीर्ष अदालतें क्रमशः 80, 97, 120, 145 और 190 दिनों की बैठकें करती हैं। भारत का सुप्रीम कोर्ट प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 फैसले देता है। वहीं अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष में अधिकतम 10 से 15 निर्णय देता है। भारतीय उच्चतम न्यायालय में 31 दिसंबर 2023 तक 80,000 से अधिक तो उच्च न्यायालयों में 61 लाख से अधिक मामले लंबित थे, जबकि जिला अदालतों में कुल लंबित मामले 4.32 करोड़ से अधिक थे। पिछले कुछ वर्षों से भारत की अदालतों में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए जजों की छुट्टियों को कम करने की लगातार मांग की जा रही है। दरअसल जो लोग कोर्ट की कार्यप्रणाली को नहीं जानते वही इस प्रकार की मांग रखते हैं। अधिकांश को तो यही नहीं पता कि न्यायाधीश कैसे काम करते हैं। वास्तव में इन छुट्टियों के दौरान ही न्यायाधीश आरक्षित निर्णयों के लंबित आदेशों को पूरा करते हैं। अपने चैम्बर में या घर पर बने दफ्तर में बैठकर तमाम मामलों में जजमेंट लिखवाते हैं। इनको लिखवाने से पहले उन्हें पूरे केस की फाइल और तमाम जिरह को देखना होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारतीय न्यायपालिका में जजों की संख्या में कमी मामलों के लंबित होने के लिए जिम्मेदार है। उनकी छुट्टियों को दोष देने की जगह न्यायपालिका को ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराया जाना ही इस समस्या का समाधान है। कानून मंत्रालय के अनुसार 1 अक्टूबर
2023 तक जिला अदालतों में कुल 5,388 पद यानी कि 21% पद खाली थे। ऐसे ही उच्च न्यायालयों में 1,114 न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या के मुकाबले 347 न्यायाधीशों के पद खाली थे। कुल मिलाकर देखें तो गर्मी हो या सर्दी की छुट्टियों में वे न्यायाधीशों या वकीलों में तनाव प्रबंधन का काम करती हैं, क्योंकि वे पूरे वर्ष जटिल कानूनी मुद्दों और सवालों को सुलझाने का काम करते हैं। संपूर्ण कानूनी संस्कृति में व्यापक बदलाव के बिना केवल जजों की छुट्टियों में कटौती करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है, दुनिया भर में बढ़ते कर्ज से भारत भी सतर्क है। देखिए, G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने दुनिया पर बढ़ते कर्ज की समस्या के समाधान को लेकर जो सहमति बनाई थी उसके बारे में 6 महीने से ज़्यादा गुजर जाने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अब जून और जुलाई में ब्राज़ील में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक पर नज़र है, जिसमें गरीब और विकासशील देशों पर बकाये कर्ज की वसूली को लेकर एक सर्वमान्य सहमति बन सके। ब्राज़ील में होने वाली इन बैठकों में भारत भी हिस्सा लेगा। भारत इस संदर्भ में IMF विश्व बैंक की तरफ से गरीब और मध्यम आय वाले देशों को राहत देने के लिए तैयार किए जा रहे नए प्रस्ताव का भी समर्थन करेगा। भारत इस समस्या का शीघ्रता से समाधान निकालने की मुहिम के पक्ष में है। वजह यह है कि भारत को इस बात की चिंता है कि अगर वह समस्या ज़्यादा विकराल होती है तो इसका नकारात्मक असर उनके आर्थिक विकास पर पड़ेगा। 60 लाख रुपए तक के सस्ते घरों की आपूर्ति 38% घटी है। इस साल जनवरी मार्च तिमाही के दौरान 8 प्रमुख शहरों में 60 लाख रुपए तक कीमत वाले सस्ते घरों की नई आपूर्ति 38% घटकर 33,420 इकाई रह गई है। एक साल पहले की समान अवधि में यह 53,818 इकाई थी। इसकी बड़ी वजह यह है कि बिल्डर लग्जरी यानी कि महंगे फ्लैट बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। रियल एस्टेट के आंकड़ों का विश्लेषण करने वाली कंपनियां प्राइवेटी के मुताबिक सस्ते घरों की आपूर्ति घटने की वजह जमीन और निर्माण की लागत बढ़ाना है। इससे सस्ते घरों का निर्माण बहुत लाभ का सौदा नहीं रह गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। FPI ने मई में अब तक शेयरों से 22,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर अनिश्चितता और चीन के बाजारों के बेहतर प्रदर्शन के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक शेयर के रूप में 22,047 करोड़ रुपए की भारी निकासी की है। इससे पहले मॉरिशस के साथ भारत की कर संधि में बदलाव और अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल में निरंतर वृद्धि को लेकर चिंता के बीच FPI ने अप्रैल में शेयरों से 8,700 करोड़ रुपए की से अधिक की निकासी की थी। वहीं FPI ने मार्च में शेयरों में 35,098 करोड़ रुपए और फरवरी में 1,539 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया था। चौथी तिमाही में 6.1 से 6.7% रहेगी विकास दर। बीते वर्ष यानी कि 2023-24 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP की वृद्धि दर 6.1 से 6.7% के बीच रहने की उम्मीद है। यह इससे पिछली तिमाहियों में दर्ज 8% की वृद्धि दर से कम है। सरकार चौथी तिमाही के GDP आंकड़े और पूरे वित्त वर्ष के लिए अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान 31 मई को जारी करेगा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में वृद्धि दर 7.6 से 7.8% के बीच रहने का अनुमान है। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023-24 की जून तिमाही में 8.2%, सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। चलिए अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। जिसमें कि युद्ध को हम स्किप करते हैं, आपको पता होगा। उसके बाद है पहली बार भारतीय हज यात्री जेद्दा से मक्का हाई स्पीड ट्रेन से जाएंगे। एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारतीय हज यात्रियों ने पहली बार जेद्दा एयरपोर्ट पहुंचने पर रविवार को मक्का जाने के लिए बसों के बजाय
हौरामैन हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र किया। हज यात्रियों को यह सुविधा जेद्दा स्थित भारतीय कॉन्सुलेट ने दिलवाई है। इसके लिए उसने संबंधित सऊदी प्रशासन का सहयोग लिया है। इस साल भारत से हज के लिए सऊदी अरब जाने वाले कुल हज यात्रियों का कोटा 1,75,025 निर्धारित किया गया है। बौद्धिक संपदा संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता। दशकों के विचार विमर्श के बाद संयुक्त राष्ट्र ने बौद्धिक संपदा, आनुवांशिक संसाधनों व परंपरागत ज्ञान से संबंधित समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। इस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने स्वीकार किया है। भारत इस समझौते के लिए लंबे समय से पैरवी कर रहा था। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा निर्णय को भारत की सफलता माना जा रहा है। इससे भारत के प्राचीन ज्ञान को वैश्विक स्तर पर महत्व मिलने की संभावना प्रबल हुई है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय ने समझौते को भारत और ग्लोबल साउथ व यूरोप के अतिरिक्त विश्व की जीत बताया है। भारतीय फिल्मकारों को कान में मिले 4 पुरस्कार। भारत के लिए इस साल का कान फिल्म महोत्सव शानदार रहा है और पायल कम्पाडिया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट के छात्र चिदानंद एस नाइक की सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो और द सोलमेस की अनसुईया सेनगुप्ता को अलग अलग श्रेणियों में प्रमुख पुरस्कारों से नवाजा गया है। सिनेमेटोग्राफर और फिल्म निर्देशक संतोष शिवन को सिनेमेटोग्राफी में प्रतिष्ठित पियरे एंजिनिक्स एक्सलेंस पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही संतोष शिवन सिनेमेटोग्राफी में क्रांति लाने वाले जूम लेंस के आविष्कारक के नाम पर यह पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। चलिए, तो ये आज का, क्योंकि जो आईपीएल की न्यूज़ है वो हम फर्स्ट पेज पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का यानी 27 मई 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।